सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूं यक्षिनी की जो सीरीज़ है उसका अगला पार्ट लेकर। पहले के जो 2 पार्ट हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं सुना है तो प्लीज़ सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको कहानी जो है वो समझ नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उन दोनों पार्ट्स को सुन लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यक्षिनी सीरीज़ के पार्ट 3 को अब शुरू करते हैं। विक्रम अपने दोस्त के साथ रूम में सो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा और विक्रम जाग गया। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। और फिर सामने से आवाज़ आई, जी विक्रम सर, सर जल्दी जल्दी यहाँ जंगल में आ जाइए। यहाँ यहाँ उन पुलिस ऑफिसर्स की लाशें मिली हैं जो आपके साथ गए थे। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो तुरंत उठा और कपड़े पहनने लगा। विक्रम का जो दोस्त था वो नींद से जाग गया और उसने कहा, क्या हुआ भाई, अचानक से इतनी रात को किसका फ़ोन था जो तू इतनी हड़बड़ी में जा रहा है। तभी विक्रम ने कहा, नहीं वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहीं दूसरे रूम से निधि भी निकल आई और उसने कहा, क्या हुआ विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो। अभी मैंने फ़ोन की रिंग सुनी, तुम काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। और फिर विक्रम ने कहा, नहीं कुछ बात है, मैं तुम्हें आके बताता हूँ। विक्रम ने किसी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद वो कपड़े पहन के सीधा जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और कई सारे पुलिस के लोग भी खड़े थे। जैसे ही वहां पर विक्रम आया तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी आया और उसने कहा, सर सर लाशें वहां पर पड़ी है और बहुत बुरी हालत में है। जैसे ही विक्रम उन लाशों के पास गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी और उनके शरीर में एक भी खून का कतरा बचा नहीं था। पूरी बॉडी उनकी सफ़ेद पड़ी हुई थी। जैसे उस गांव वाले आदमी की मौत हुई थी, बिल्कुल उसी तरह उन पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी। इन मौतों से गांव वालों के अंदर एक डर सा बैठ गया था और एक गांव वाले ने कहा, यहाँ तो पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है तो हम आम लोग कैसे सेफ होंगे। मैं तो कहता हूँ अगर हमें अपनी जान की सलामती चाहिए तो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, ये पुलिस वाले हमारी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसने अपनी आंसू पोंछे और उसने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो कत्ल हुए हैं वो रुक जाएंगे और इसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। और फिर उस गांव वाले ने कहा, अरे तुम्हारे वादे का क्या करें हम, हाँ तुम कर ही क्या लोगे। कोई इंसान होता तो तुम पकड़ते भी, उस यक्षिनी को कहाँ से पकड़ोगे। हमें तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों भाइयों, ये तो कहता रह जाएगा। ये क्या है, इनको तो सरकार से तनख्वाह मिल रही है, इनका घर चल रहा है। भगवान न करे हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं हमें कहीं और चलना चाहिए। ये बात सुनकर विक्रम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब था और वो वहीं पर शांति के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी विक्रम की नज़र वहाँ
एक आदमी पर पड़ी और उस आदमी की जो उम्र थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा थी वो रोड साइड पर लेटा हुआ था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो ठंड से ठिठुर रहा था और ये देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगा और उसने उस बूढ़े आदमी के पास जाने का फैसला किया। विक्रम उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने कहा, बाबा बाबा उठिए उठिए बाबा। और फिर वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठा और उसने कहा, क्या हुआ? और फिर विक्रम ने कहा, अरे नहीं बाबा, मैंने देखा कि आप यहाँ ठंडी में यहाँ ठिठुर रहे हैं, इसलिए यहाँ आ गया आपकी मदद करने के लिए। आप ये अपना सामान वगैरह उठाइए और चलिए मेरे साथ। और फिर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने कहा, कहाँ चलना है बेटा? मुझे जेल में मत डालना, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, अंधेरी अंधेरी जेल से। और फिर विक्रम ने कहा, अरे बाबा, मैं आपको जेल में क्यों डालूंगा? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मुझे अपने बेटे की तरह समझिए, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ मैं आपको ऐसे ठंडी में ठिठुरता हुआ नहीं देख सकता। और फिर विक्रम की बात मानकर वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और अपना सारा सामान जो था उसे बटोरने लगा। विक्रम उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने घर पर आ गया और विक्रम ने उन बूढ़े आदमी को भी रहने के लिए एक कमरा दिया और कहने लगा, बाबा आप इसमें रहिए, जब तक आपके रहने के लिए दूसरा बंदोबस्त नहीं हो जाता आप यहीं पर रहिए। और फिर जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो, आजकल कोई अपनों का भी ख्याल नहीं रखता और तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। और फिर विक्रम ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह सुबह के वक्त निधि, विक्रम और विक्रम का दोस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो बूढ़ा आदमी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उठकर वहाँ से जाने लगा और विक्रम ने कहा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुमने एक रात मुझे अपने घर में सुला लिया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो गया, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर विक्रम ने कहा, अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आप कोई बोझ नहीं बनेंगे, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपका एक पक्का बंदोबस्त करूँगा, आप चिंता मत करिए। विक्रम नाश्ता कर रहा था और निधि ने देखा कि विक्रम के चेहरे पर टेंशन साफ नज़र आ रही थी। और फिर निधि ने कहा, क्या हो गया विक्रम, तुम मुझे इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? और फिर विक्रम ने कहा, अरे कुछ नहीं, काम का थोड़ा टेंशन है और कोई बात नहीं है। और फिर निधि ने कहा, अच्छा क्या हुआ, हमें बताओ, कोई केस है तो हम तुम्हारी मदद करें। और फिर विक्रम ने कहा, अरे क्या केस, बताऊंगा मैं, फिर कभी बताऊंगा। नाश्ता करने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनकर विक्रम पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया और वो सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, एक आम आदमी की मौत हो गई थी, लोगों का भरोसा पुलिस वालों के ऊपर से उठ रहा था, लोग गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे। इन्हीं सब टेंशनों के बीच तभी वहाँ पर निधि आई और निधि को देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर
सब कुछ ठीक तो है? अगर कोई ज़रूरी बात थी तो मुझे कॉल कर देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और फिर निधि ने कहा, नहीं, मुझे कॉल करना ठीक नहीं लगा, आमने सामने बात होती तो अच्छा रहता, इसलिए मैं आ गई। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे पता है कि उस जंगल से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है और तुम अपने दोस्त के सामने उस जंगल की बात छेड़ना नहीं चाहते, है ना? और फिर विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। निधि ने कहा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? और फिर विक्रम ने कहा, क्या ही बताऊं, लोगों का पुलिस पे से भरोसा उठ रहा है। 3 पुलिसकर्मी मर गए, एक आम आदमी मर गया, गांव वाले गांव छोड़ने की बातें कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। और फिर निधि ने कहा, वहां पर वो यक्षिणी का साया है ना, वही ये सब कर रही है ना, उसे तो तुम नहीं पकड़ सकती, उस पर तो तुम्हारा कोई जोर नहीं है। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, हाँ जानता हूं, लेकिन औरों को कैसे यकीन दिलवाऊं? गांव वाले तो यकीन करते ही हैं, लेकिन अगर ऊपर से मुझसे जवाब मांगा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि एक यक्षिणी जंगल में लोगों को अपना शिकार बना रही है? मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरी जो मेहनत थी बचपन से लेकर आज तक की, वो सब पानी में मिल जाएगी। निधि ने कहा, तो अब बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी उसे अपनी आंखों से देखा है? और फिर विक्रम ने सारी बातें बताई और विक्रम की सारी बातें सुनने के बाद निधि ने कहा, अच्छा तो ये जो लॉकेट है, इसमें से निकल रही रोशनी की वजह से वो यक्षिणी चिल्ला रही थी, तो फिर बहुत आसान हो गया ना। उस यक्षिणी को भगाने के लिए तुम्हारे पास ये लॉकेट है, तो इसकी मदद से हम कुछ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, रात के वक्त उस जंगल में चलते हैं और इस लॉकेट की रोशनी की मदद से उस यक्षिणी को उस जंगल से भगा देते हैं। और फिर विक्रम ने कहा, कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं यह इतना आसान नहीं है। खैर तुम जाओ, मैं रात में तुमसे बात करता हूं। रात को विक्रम अपने घर पहुंचा और वो सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। विक्रम ने कहा, बाबा मेरी बात सुनिए, मैंने आपके लिए एक दुकान देखी है और कुछ दिनों में मैं उसके अंदर सामान वगैरह सब डलवा दूंगा और वो दुकान बहुत बड़ी है, आप उसमें रह भी सकते हैं और सामान भी बेच सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की परेशानी हो तो आप बेहिचक मुझे बोल सकते हैं। जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इंसान अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मुझ गैर के लिए कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और फिर विक्रम ने कहा, क्या बाबा आप भी एक तरफ आप बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप एहसान वगैरह की बातें करते हैं, ऐसा मत करिए। वो तीनों खाना खाने लगे। तभी खाना खाते खाते विक्रम का जो दोस्त था वो उठ गया और उसने कहा, भाई मेरा तो पेट भर गया है, अब मैं जा रहा हूं सोने, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ हाँ भाई सो जा सो जा, वैसे ही बहुत रात हो गई है। विक्रम का दोस्त रूम में चला गया और उसके बाद निधि ने कहा, तो तुमने कहा था कि मैं रात में आके बात करूंगा, तो बताओ कुछ है दिमाग में? और फिर विक्रम ने कहा, बात तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं, उस जंगल में जाऊं या ना जाऊं, उस यक्षिणी को कैसे ख़त्म किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा।
जैसे ही ये बात विक्रम ने कही तो वो जो बाबा बैठे हुए थे उन्होंने कहा, बेटा क्या तुमने यक्षिणी नाम लिया? मुझे माफ़ करना, मेरे कानों में आवाज़ चली गई। क्या तुम यक्षिणी के बारे में कह रहे हो? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ बाबा, यक्षिणी के बारे में कह रहा हूँ। असल में कुछ दिनों पहले गांव में एक आदमी की हत्या हो गई। उसके शरीर से खून का एक एक कतरा जो है वो निचोड़ लिया गया था। उसी की तहकीकात के लिए रात के वक्त मैं और मेरे 3 साथी जो है उस जंगल में गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ अजीब चीज़ें हुई। मेरे वो जो साथी पुलिसकर्मी है वो कहाँ गए इस बारे में कोई पता नहीं चला। मैं भी इधर उधर भटक रहा था और मुझे निधि मिल गई। उसके बाद वहाँ मेरा सामना यक्षिणी से हो गया। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आया वहाँ से। और अगर ये लॉकेट जो है मेरे गले में, अगर ये नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। और जैसे ही वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने विक्रम के गले में जो लॉकेट था उसे देखा तो वो देखते ही रह गए। उन बूढ़े बाबा ने कहा, ये लॉकेट तुम्हारे पास है, मतलब वो यक्षिणी वापस आ गई है। हे भगवान, फिर से वही कत्लेआम मचेगा। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो विक्रम ने कहा, क्या आप उस यक्षिणी के बारे में जानते हैं? और फिर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने बताया, बेटा कई सालों पहले जब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और जैसा तुम बता रहे हो बिल्कुल उसी तरह ही हत्याएं होती थी। शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया जाता था जब तक पूरा जो शरीर है वो सफ़ेद ना पड़ जाए। मेरा एक दोस्त हुआ करता था और मेरे उस दोस्त का नाम संजय था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। एक दिन हम खेलने के लिए उस जंगल के पास चले गए और हम वहीं पर खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी जो बॉल थी वो उस जंगल में चली गई। उस वक्त बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और हम दोनों बच्चे थे, हम में बिल्कुल भी अकल नहीं थी। हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले गए और वही हुआ जिसका डर था। हम दोनों रास्ता भूल गए और उस जंगल के अंदर घुसते रहे और हम उस जंगल में ही खो गए। मैं और मेरा दोस्त संजय, हम उस जंगल में इधर से उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से हमने वहाँ पर एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनी और जैसे ही हमने उस आदमी की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और हमने देखा कि वहाँ एक 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 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की एक आदमी को मार रही थी और हमारी आंखों के सामने ही उस लड़की ने उस आदमी के शरीर का जितना भी खून था उसे निचोड़ लिया और उसका शरीर जब तक सफ़ेद नहीं पड़ गया तब तक वो लड़की उस आदमी का जो खून था उसे निचोड़ती रही और आखिर में उस आदमी ने दम तोड़ दिया और वो जो लड़की थी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। संजय और मैंने जब ये सब देखा तो हम दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। भागते भागते हमें काफ़ी देर हो गई और हम बच्चे ही थे, ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए और चक्कर खा कर गिर गए। सुबह सुबह हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि गांव वालों को हम मिल गए थे जंगल में और वो हमें अपने अपने घर ले आए थे। हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन जो मेरा दोस्त संजय था
उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। हम दोनों को एक मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर पूजा पाठ हुई और वो जो संत थे वहाँ के, उन्होंने एक लॉकेट मेरे दोस्त संजय को दिया क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा खतरा था, और मुझे भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस दिन से पहले रोज़ वो जो यक्षिणी थी वो रोज़ रात को सपने में आती थी और हमें डराती थी, लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज भी मुझे याद है, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं शहर जाकर कमाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं शहर कैसे जाऊं। लेकिन मेरा वो दोस्त, उसने मेरी मदद करी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लोगों की मदद करने वाला। उसने अपने जोड़े हुए पैसे मुझे दे दिए और मुझे शहर भेज दिया। शहर जाकर मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया। वहाँ मैंने घर भी खरीदा, सब कुछ किया, एक अच्छी ज़िंदगी बिताई। लेकिन न जाने मेरे कौन से बुरे कर्म थे, मेरे बच्चे बहुत खराब निकले। मैंने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जो चीज़ उन्होंने मांगी वो दी, ऐशो आराम सब मैंने दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं दे पाया, और वो चीज़ थी संस्कार। उन्होंने कभी भी मेरी इज्जत नहीं करी और हमेशा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करी बड़े होने के बाद। यही सब चीज़ें देखते हुए मैं परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ वापस आ गया अपने उस दोस्त से मिलने के लिए। लेकिन अभी तक वो मुझे कहीं नहीं मिला और मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ। मेरा सब कुछ मेरे बच्चों ने ले लिया और मुझे लगा था कि अब मुझे बाकी की ज़िंदगी अब सड़कों पर ही बितानी होगी, लेकिन तुम मुझे मिल गए और तुम्हारे अंदर मुझे अपने उसी दोस्त की झलक नज़र आती है। और जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, बिल्कुल वैसा लॉकेट मेरे दोस्त के गले में भी था। विक्रम ये सारी बातें सुनने के बाद बुत बनकर बैठा रह गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और उस बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों से आंसू, क्या हुआ है तुम्हें? और फिर विक्रम ने कहा, आपके उस दोस्त का पूरा नाम क्या था? जिसके जवाब में उन बाबा ने कहा, बेटा संजय ठाकुर, संजय ठाकुर नाम था। और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया और उसने एक फ़ोटो जो थी वो निकाल कर उन बाबा को दिखाई। और विक्रम ने पूछा, बाबा क्या यही आपके दोस्त थे? और जैसे ही उन बाबा ने वो तस्वीर देखी तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यही तो मेरा दोस्त संजय है, यही है मेरा दोस्त। लेकिन तुम्हारे पास उसकी फोटो कैसे आई? और विक्रम ने कहा, मैं उन्हीं का बेटा हूं, विक्रम ठाकुर। जैसे ही उन बाबा ने यह बात सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हे भगवान, आखिरकार तूने मिला ही दिया मुझे मेरे दोस्त से। बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। और फिर विक्रम रोने लगा और विक्रम को रोता हुआ देखकर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो? और फिर विक्रम ने कहा, बाबा अब वो नहीं है, वो हमेशा के लिए चले गए। जब मैं छोटा था तभी
और ये बात सुनते ही वो जो बाबा थे वो रोने लगे और उन्होंने कहा, हे भगवान, तू अच्छे लोगों को हमेशा ही जल्दी बुला लेता है। ये भी नहीं सोचता कि उनके अपनों पर क्या बीतेगी।